नमस्कार स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 का और ये सेट है 2021 का जो अंक सुधार परीक्षा थी उसका सेट 2 का सवाल नंबर चौथे का। चौथे का देखिए कह रहा है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको अब हम हल करके दिखाते हैं, प्रूव करके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हल करते हैं अब सवाल नंबर पहला। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए पहला सवाल यानी का नंबर चौथे का कह रहा है, और हाँ, हल करने के लिए आप प्रश्न जो संख्या है ऊपर इस तरीके से ही डालेंगे। इस तरीके से डालने का एक आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी एग्जामिनर जांचेगा तो उसको क्वेश्चन नंबर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बहुत से कहते हैं कि इधर डालिए, इधर होता क्या है, आप जैसे कापी एक से ज़्यादा भरी तो इधर बांध दिया जाता है, तो वो दिक्कत होती है बांधने में। फिर एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है ये कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। तो यहाँ बांध डालेंगे नंबर तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को ढूंढना में समय मिल बचेगा और वो आपको पूरा अंकन कर देगा तुरंत। ठीक, तो देखिए कह रहा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कोई न कोई एक धनात्मक पूर्णांक मानना होता है। तो लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक, ए है। और देखो इसके अलावा हम मानेंगे बी बराबर 2। ठीक हुआ। ठीक है, अब b बराबर 2 ही क्यों माना, क्योंकि किस रूप का आ रहा है 2q और 2q+1, तो ये b का मान होगा। ठीक है, b बराबर 2। तब जब b बराबर 2 है तब इसमें अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ये होता है a बराबर BQ+R। अब देखो जहाँ ये चीज़ हमें दिखा देना होता है, जहाँ ये जो R की वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, 0 से हमेशा छोटी या उसके बराबर हो सकती हैं। तो इसलिए हम लिख देते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R एंड R ऑलवेज लेस देन B। ये कंडीशन हमेशा लागू होगी। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो अब देखो यहाँ R की वैल्यू जो क्या होंगे, तो हम ये दिखा देते हैं। इसलिए R इज इक्वल टू हो जाएगा 0,1। अब 0,1 ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि b बराबर 2 है। ठीक है ना, जब b का मान 2 है तो r का मान यानी ये 2 से छोटा ही रहेगा। ठीक, क्योंकि भाई अगर हम 2 में अगर 2 से ही भाग दे देंगे तो वो क्या चला पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसलिए r का मान हमेशा r रिमाइंडर होता है वो छोटा ही होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब r की ये मान इसमें रखेंगे। तो अब हम लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, चलो r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर, अब देखो b का मान कितना है 2, तो हम रखेंगे 2 और q तो है ही, और प्लस r का मान रखेंगे 0। तो ये क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2q। और ये कैसी संख्या है, सम है। ठीक, क्योंकि एक गुणनखंड 2 है तो 2 हम जानते हैं सम होता है। तो अब ले लेते हैं r बराबर 1, तो इधर दिखा देते हैं r बराबर 1 रखने पर। तो r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2q+1। अब इसको देखा जाए तो ये कैसी संख्या है,
विषम है। ठीक, विषम है ना, क्योंकि इसमें दो देखो, दो से डिवाइड नहीं होगा दोनों पदों में, ये पूरा का पूरा एक पद है। तो हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। अब देखो सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें दो का भाग चला जाए तो इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। सम पूर्णांक 2q के रूप का व प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। इधर लिख देंगे प्रूव्ड। हालांकि ये प्रूव्ड हमें काले पेन से लिखना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए 4 का खा नंबर जो है वो क्या कहता है, कह रहा है यदि बिंदु 8,1 k, -4 और 2, -5 संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ खास नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। हम इधर लिख लेते हैं ये बिंदु। ठीक, हिंदी में ऐसे बिंदु कौन कौन से दिए हैं, 8,1, फिर दिए हैं k, -4 व 2, -5, ये दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब बिंदु संरेख होते हैं तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, शून्य, यानी त्रिभुज बनता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो संरेख होने का प्रतिबंध बनेगा बस वही लगा देते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चूंकि संरेख होने का प्रतिबंध होता है x इंटू, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर में क्या होता है, 0। अब ये होता क्या, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में आगे 1/2 भी रहता है, तो वो हमने नहीं लिखा क्योंकि उसको 0 के बट्टे भेजेंगे तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो संरेख होने का प्रतिबंध आप ध्यान रखिए कि ये इतना होता है। बस इसमें अब क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। x1 का मान कितना है, 8, तो इधर हम रखेंगे 8 इंटू y2 का मान देखो कितना है, -4, माइनस y3 का मान कितना है, माइनस ये इधर से देखिए 5 है। तो देखो माइनस ये सूत्र वाला और माइनस ये मिलकर हो जाएंगे प्लस के 5। ठीक, और ठीक है, अब प्लस क्या है, x2 का मान क्या है, k, तो हम रखेंगे k इंटू y3 का मान कितना है, -5, फिर माइनस y1 का मान कितना है, माइनस नहीं सिंपल सा 1 है, तो ये हो जाएगा। अब फिर ये देखो प्लस है, प्लस लगाएंगे सूत्र में, ये x3 है, x3 का मान कितना है, 2, और इंटू y1 का मान है 1, माइनस क्या है, y2 का मान है -4, तो माइनस ये देखो सूत्र वाले और माइनस ये मिल करके हो जाएंगे प्लस के 4 और पूरा बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो 8 इंटू, देखो 5 में 1 घटा दो, ये कितना बचेगा, 1। ठीक है ना, तो 5 इंटू मतलब 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ प्लस के इंटू 5 और 1 ये हो जाएंगे माइनस के 6। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही हो तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब देखो 4 1 5, 5 दूना 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 बराबर क्या है, 0। अब देखो आगे इनका गुणा करा दो, 8 एकम 8, और ये देखो 6 और माइनस के का गुणा कराएंगे तो माइनस का 6 के हो जाएगा और प्लस के 10,
बराबर 0। अब देखो जुड़ जाएंगे 8 और ये 10 प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 18 माइनस के 6 के बराबर क्या 0। 18 को उधर भेज दो तो इधर बचेगा माइनस का वो ये 6 के है, ठीक है ना। 6 माइनस का 6 के बराबर कितना माइनस का 18 आ जाएगा। अब ये माइनस कट जाएंगे तो इधर से हम इम्प्लाइज लगा करके लिखे लेते हैं। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 18/6, 6 कम 6, 6 त्रिका 18, यानी जो के का मान है वो आ जाएगा 3। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा आपको अंक दिया जाएगा एग्जामिनर की ओर से। तो अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अब देखो चौथे का गा नंबर जो है वो क्या कह रहा है, इधर देखिए। ये कह रहा है 3 sin 68 अपॉन cos 22 माइनस 3 tan 40 इंटू tan 45 इंटू tan 50 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये भी सवाल सिंपल है और इसमें हम अब हल करते हैं। तो देखो सवाल हमने इस तरीके से लिख लिया, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक, फिर इधर बराबर। अब देखो, अब पहले इन दोनों को गौर से देखिए, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 90, यानी तो इनमें से किसी एक को हम 90 माइनस में बदल लेंगे। तो हम लिखते हैं 3 sin 68 ऊपर ऐसे ही, और नीचे को बदले लेते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको नहीं कर लेते हैं, चलो अभी तो कास है तो कास ही रखते हैं। इसको लिख लेते हैं कास 90 माइनस कितना लेस किया जाए कि 22 ही बचे, यानी ऊपर वाला घटा दो तो 68। और ये पता होना चाहिए कि साइन कास एक दूसरे के उल्टे होते हैं सूत्रों के हिसाब से। ठीक, क्योंकि साइन कास में से परिवर्तित तो है कास साइन में। और यहाँ से लिखेंगे -3, और देखो टेन और ये 50, इन दोनों का सम कितना है 100 नहीं 90 है, ठीक है ना। तो इनमें से किसी एक को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 को, इसको ऐसे ही बनाए रखते हैं 3 10 40। ठीक, इंटू 10, इसको क्या करें 10 45 जो है इसको इसका मान कितना होता है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया, इंटू इसको 10 जो ये है इसको हम क्या करें बदल लें 10 90 माइनस 50 में नहीं 40 में, इसको कह देते हैं 10 90 माइनस 40। अब देखो भाई इसको हमने क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि 10 50 का मान नहीं, अब देखो 10 इसका और 40 50 कितना 90 होता है, तो इसको जब ऐसे ही रखा तो इसको ज़रूर बदलेंगे। ठीक, तो हमने इसको बदल लिया। तो अब देखो यहाँ से बराबर ये जो है 3 sin 68 अपान ये देखो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 68 हो जाएगा, माइनस का 3 10 ये 40 रहेगा, और ये इंटू अब देखो 10 90 माइनस थीटा होता क्या है काट थीटा, है ना, काट थीटा होता है, तो काट ये आ जाएगा 40, काट 40 आ जाएगा। ठीक, अब देखो tan और काट एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, तो इधर साइन से साइन कटा और इधर बचा कितना फिर 3। अब यहाँ माइनस यहाँ भी 3 है ना, तो 3 इंटू यानी 3 tan 40 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू काट का उल्टा होता है tan, यानी इसको हम चेंज करते हैं 1/10 में, तो tan 40 आ जाएगा, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना 3 माइनस का 3, और 3 कैंसिल आउट होकर के आ गया 0, और यही 0 जो है ना यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चाहे तो हम इसको काले पेन से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सवाल हो सकता है आशा है समझ में आया हो। तो अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का घात। तो हम हमेशा की तरह सवाल का जो प्रश्न नंबर है बीच में डालेंगे ऐसे। अब देखते हैं 4 का घा। 4 का घा कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। और देखो ये जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं और नीचे बारंबारता, तो सबसे पहला काम है इस तरीके की जो सारणी है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक,
और बीच में ये डिवाइडेशन दे दिए। अब देखो ये जो है वर्ग अंतराल यानी 0 से 10 तक का जो वर्ग है उसकी बारंबारता 0 है, 10 से 20 तक 10, और ये इस तरीके से ये सब दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे बहुलक वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग वो हम लेते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर 30 से 40 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा यही हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर ये चीज़ दिखा देते हैं, चूँकि वर्ग 30 से 40 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है, 16 है। इसलिए बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग होगा हमारा, ये बहुलक है, वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 30 से 40। ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग लिया जाएगा। अब देखो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है वो हम पहले इधर लिखे देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, पेन बदल के लिख रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो बहुलक का सूत्र होगा इधर हम लिखे दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ हम समझा भी रहे इसलिए लिख रहे हैं। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस, ठीक, F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो अब कहीं कहीं हम इसको F और इसको F1 और नीचे वाले को F2 इस तरीके से भी लिखते हैं। तो हमने क्रम से लिखा। अब देखो ये जो है सीमा, अब हम यहाँ सब कुछ समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसको क्या कर लिखेंगे, ये हमारा F1 होगा और इसके ठीक ऊपर को हम लिखते हैं F0 और नीचे वाले को लिखते हैं F2। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो और यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे जो सूत्र में आई L क्या होगी, L जो बहुलक वर्ग होता है उसकी लोअर लिमिट होती है यानी निम्न सीमा। तो L बराबर कितना होगा, 30, और हाँ इंटू H भी होता है। तो H क्या होगा, इन सबके बीच का डिफरेंट कितना है, देखो कोई भी वर्ग उठाओ सबके बीच का डिफरेंट 10 आ रहा है। तो यहाँ H बराबर हम लिखेंगे 10। और F1 है तो F1 बराबर देखो ऊपर आ चुका है, F1 बराबर कितना है, 16। और F0 बराबर कितना है, F0 बराबर है हमारा 12। और F1 और F2 बराबर है, F2 बराबर दे रखे हैं हमें 4। ठीक, अब ये सब हमें मान पता चल गए, तो बस ये मान उठा करके इस सूत्र में रख दो। L का मान कितना है, 30। तो 30 प्लस, ठीक है ना, चूंकि ये लोअर लिमिट है तो 30 आएगा। F1 का मान कितना है, यहाँ से देख लेते हैं 16। तो 16 माइनस F0 का मान कितना है, 12 अपान 2 इंटू F1 का मान कितना है, 16 माइनस F0 का मान 12 और माइनस F2 का 4 और इंटू H का मान देखिए सबके बीच का डिफरेंट कितना है, 10। तो 10 लिख दिया। अब बस क्या बचा, इनको बचा कैलकुलेट करने को। तो हम देखो 30 प्लस 16 में 12 गए, बचा कितना, 4 अपान 16 दूना 32 माइनस इनको जोड़ लो, 12 4 दोनों ही माइनस के ना तो जुड़ जाएंगे 16 और इंटू बचेगा 10। तो ये आ जाएगा 30। अब देखो 4 यहाँ प्लस 4/16 में 32 घटाओ तो
मतलब 32 में 16 तो इतना बचेगा इंटू 10, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, ये आ गया हमारा 30 प्लस, अब देखो एक का गुणा 10 में होगा, 10/4, इसको कर देंगे अब हम डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 प्लस 4 का भाग 2, तो ये भाग जो है ना जाएगा, देखो 4 दूना 8, दशमलव लगाया और 0 बढ़ेगा तो हो जाएगा 20, तो 4 चौको 16, ठीक है ना, दशमलव बढ़ाएंगे तो ठीक, नहीं 4 दूना 8, भाई 2 बचे ना, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, सीधे सीधे 5 बार जाएगा, ठीक भाई, 4 दूना 8, दशमलव लगाया, इधर बचे कितने, 2 बच गए ना, तो दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20, यानी 2.5 आ गया। तो अब देखिए इनको ऐड कर देते हैं, ये जो 25.5 है यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे इसका अगला सवाल। अब देखते हैं 5 का नंबर, और ये सवाल यहाँ से 4 नंबर के सवाल शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न संख्या 5 के का में निम्नलिखित समीकरण युग्म का वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, यानी इनको हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है, क्योंकि इसमें ऐसा कहा है। तो चलो हम हल करेंगे। तो वज्र गुणन से हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो समीकरण है यहाँ को हम इसको y के रूप में यानी y के जो गुणांक है उनको इस तरीके से लिखेंगे, पहले y का पहले समीकरण गुणांक क्या 1, या आपको कन्फ्यूजन हो तो हम इसको इधर पहले ले आते हैं समीकरण के रूप में, ठीक है ना। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये जो 2x है हमने लिखा 2x प्लस वाई, और 5 को इधर लाए तो माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा ये है 3x माइनस 2y, और 4 को इधर लाए तो माइनस का 4 बराबर 0 हो गए, ये समीकरण 2 हो गया। ये रूप लिखा जाता है हमेशा, ठीक। अब देखो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, y के गुणांक से। पहला y का गुणांक कितना है 1, तो 1 इधर लिखा, अब उसके नीचे दूसरे समीकरण का गुणांक लिखेंगे -2, फिर इसके बाद अचर पद यानी -5, और फिर माइनस इसमें 4, तब x के गुणांक यानी 2 और इसका 3, और अंत में फिर जो y के गुणांक है ना 1 और -2 वही लिखेंगे इधर, ठीक। अब देखो क्या होता है, पहले हम इसका गुणा इधर कराते हैं, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें, और फिर इसका इसमें होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनमें यानी इनका इनका गुणा, और फिर इनका और इनका। अब ये जो दोनों का गुणनफल है इसको लिखते हैं x के बटे, तो x, ठीक है। तो अब देखो पहले इसका गुणा इधर कराएंगे, तो 1 का 4 में तो -4, ठीक। अब 2 का 5 में कराएं तो 2 पंचे 10, ठीक, 2 पंचे 10, देखो ये -5 ये -5, तो माइनस माइनस प्लस तो पहले ही हो जाएगा, और फिर सूत्र में होता है माइनस, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी माइनस के 2 पंचे 10, ठीक, बराबर। अब इन दोनों का जो गुणनफल है उसको लिखेंगे y के बटे, तो देखो 53 15, यानी माइनस के ये आ गए 15, ठीक। अब देखो ये 4 दूना 8, ये तो इतना गुणा कैसा माइनस का, और माइनस सूत्र का होता तो ये इसलिए हो जाएगा प्लस का 8, बराबर देखो 2 माइनस का और 2 में ये, तो 1/2 दूना 4, यानी माइनस के, अब 3 का 1 में, तो माइनस सूत्र में होता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये आ जाएगा x बराबर बटे -14, और बराबर इधर से y बटे ये 8 घटा दो 15 में, तो माइनस का 7, और इधर से 1/4, 3 माइनस के 7 होंगे। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक बार x को और इसको बराबर करा लेते हैं, तो x बटे -14 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे -7, तो देखो 14 का इधर गुणा करा देंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -14 बटे -7, तो माइनस माइनस कटे 7 एकम 7, 7 दूना 14,
यानी यहाँ से x बराबर आ गया 2। और एक बार इसको इसके बराबर करा लेंगे, तो इधर वाह देखो y बटे -7 बराबर कितना, 1/-7 करें, 7 का इधर गुणा करा दो तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -7 बटे -7, 7 7 कटे एक बार में, तो y बराबर आ गया 1। और यही x और y के हो गए मान, तो यही हम लिख देंगे आंसर, और यही हल हो गए। ठीक, तो अब देखते हैं इसका अगला नंबर सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल 5वें का खा नंबर। कह रहा चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE बराबर BE अपान AC है। ठीक, ये सिद्ध करना है और ये चित्र दिया है। तो सबसे पहला काम यही चित्र हमने बना रखा है और जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लिया। केवल इतना ही दिया, यानी DE समांतर AC और वह DF समांतर AE, और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लिया। तो चलो अब हम हल करते हैं। ठीक, चित्र बन गया। इसका अर्थ है कि ये जो DE है वो AC के समांतर है, और ये जो है ये DF ये AE के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला ABC में। ठीक, ये त्रिभुज पर पूरा वाला ले रहे हैं। तो हल में देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें इस त्रिभुज में देखो ABC में क्या पता चलेगा कि ये जो AC है DE समांतर AC है, DE समांतर AC है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से AD, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ये जो BF है नहीं BE अपान किसके हो जाएगा, EC के, लिख सकते हैं BE अपान EC। देखो यहाँ से यहाँ तक यानी BE अपान EC ये बराबर किसके होगा, ये BD अपान AD के, BD अपान AD के। अब ये होगा क्यों, और इसी को समीकरण 1 देते हैं, कारण दे देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक, थेल्स प्रमेय यही कहती है यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा क्या होती है, समांतर रेखा उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो वही तो हो गया भाई। अब क्या करें, अब की बात ले रहे त्रिभुज ABE। ठीक, त्रिभुज ABE में देखो ABE यहाँ में, ठीक, इसमें क्या होगा, यहाँ से देखो BF अपान EF, BF अपान FE है तो FE लिखेंगे, FE बराबर क्या होगा, इधर से BD अपान AD, इसको समीकरण 2 और रीजन यही हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। ठीक, थेल्स प्रमेय क्या होती है, यही होती है। अब देखो क्या करें हम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या पता चला कि ये जो है, यानी देखो इसमें पहला समीकरण ये दिए तो हम इसको लिख लेते हैं, BF अपान FE ये बराबर किसके हो जाएगा, इधर से BE अपान EC के, और यही हमें प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल जो है 5 का गा, वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कहा है उसी अनुसार पहले तो हम इसमें एक चित्र बनाएंगे, यानी एक ये है हमारी छड़ कितनी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी जिसकी हमें त्रिज्या दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, ये हमारी त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है
वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक, 1 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़, यानी ये हमें दे दी इसकी लंबाई h बराबर 8, ठीक, सेंटीमीटर। और ये जो 1 सेंटीमीटर इसको हम क्या मान लें, आर, स्मॉल आर मान लिया। कह रहे एक समान मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, यानी इसी से एक तार बनाया जाता है। तो मान लेते हैं वो तार इस तरीके से ये बना, ठीक, और जिसकी हमें माप दे रखी है, कह रहा है 18 सेंट, एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे, यानी देखो ये तो सेंटीमीटर में और ये मीटर में दे रखी है, ये है 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर है, ठीक, 18 मीटर है। अब कहा है तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी हमें त्रिज्या पता नहीं है, ठीक, तो क्या करते हैं, त्रिज्या को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर। तो अब देखो जब इस छड़ से ये तार खींचा जा रहा है, बन रहा है, तो इसका आयतन और इसका आयतन होगा बराबर, तो बस दोनों के आयतन का सूत्र लगा देंगे। और ये भी ध्यान देना कि सवाल ये 4 नंबर का, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, छड़ है, तो हम लिखेंगे छड़ की त्रिज्या, छड़ की त्रिज्या बराबर कितनी दे रखे हैं, यानी त्रिज्या को हमने क्या माना, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। व छड़ की लंबाई बराबर कितना दे रखे हैं, 8 सेंटीमीटर लंबे छड़, यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक। और ये देखो तार, तथा ये तार है, तार की क्या दे रखे हैं, एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे, यानी तार की लंबाई दे रखे हैं, तार की लंबाई बराबर है 18 मीटर। अब 18 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर, चूंकि ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 इंटू 100 यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या पता नहीं, तो त्रिज्या हम मान लेते हैं, तो वह माना तार की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, चलो मान लिया, ठीक। तो अब देखो दोनों का बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा, तो हम लगा देते हैं छड़ का आयतन बराबर होगा तार का आयतन। जब ये चीज़ें एक दूसरे से बनती हैं तो उनका आयतन सदैव बराबर होता है। तो अब देखो दोनों ही बेलनाकार हैं, तो बेलन के आयतन का लगाएंगे सूत्र, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और इसकी लंबाई को हमने कुछ माना ही नहीं, चलो इसको कैपिटल एच कह लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये कैपिटल एच रहेगा, तो पाई से यहाँ पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखो आर, इसका मान हमें कितना दे रखा है, आर भाई ये क्या है, देखो कहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी त्रिज्या कितनी है, 1 ही है, तो 1, ठीक, 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान देखो क्या दे रखा है, यानी ये जो लंबाई है छड़ की वही क्या हो जाएगी, एच, यानी ये स्मॉल एच होगी, और इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इंटू कितना है, एच बराबर 8, तो 8 हो जाएगी, बराबर कैपिटल आर का मान पता नहीं है, इंटू एच, एच का मान कितना है, यहाँ से देखो 1800 है, तो हम लिख लेते हैं 1800,
ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, आर का मान हमें निकालना है, तो ये 1800 जो है ना इसके बटे में एक का वर्ग एक ही होगा, तो 8 बटे 1800 बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसको डिवाइड करना चाहें कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 8 से अगर काटना चाहें तो काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसको 9 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10 इस तरीके। अब देखो 2 से ये 2 कटा, इस 2 से इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और इस 2 से इसको काटें 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1/9 गुणा ये 5 गुणा 5 है यानी 25 लिख सकते हैं। तो आर बराबर आ जाएगा 1/, इनका वर्गमूल ले लो तो 9 होता है 3 का और 25 होता है 5 का, यानी ये आ जाएगा आर बराबर 1/53 15। ठीक, ये आ गए आर का मान। और हमसे पूछा कितना था, क्या था, तार की मोटाई, यानी इसका हमें व्यास पता चल जाए, तो कह सकते हैं इसलिए तार की मोटाई बराबर हो जाएगी 2r। तो 2r यानी 2 इंटू 1/15 यानी आ जाएगा ये 2/15 सेंटीमीटर। ठीक, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखो अगला नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, तो इसके पहले हम ये एक सारणी बना लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं 5 का घा। तो सबसे पहले हमने सवाल नोट कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, सवाल को जो इस तरीके से दिया है उसको हम कॉलम के रूप में ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान के हर एक मान को हम x कहते हैं। ठीक, तो मध्यमान देखो कैसे निकालते हैं, 55 और 45 को ऐड करो फिर 2 से डिवाइड करो, तो यानी 45 55 कितना आएगा 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100 नहीं 50, तो ये 50। ठीक, अब देखो इसी प्रकार से सबके बीच का अंतर कितना है 10 है, तो अगला आ जाएगा मान 60, फिर ये 70। ठीक है, 70 और ये 80 और ये 90 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हम अलग अलग विधियों से हल करें, वैसे यहीं पर कर सकते हैं, इनका आपस में गुणा करा करके तब समांतर माध्य का सूत्र लगा, लेकिन गुणा थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो एक कॉलम हम और निकाल लेंगे, वो होगा हमारा डी। डी डी बराबर होता क्या है x माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पर ए क्या होगा ये चीज़ बताने वाली है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसके मध्य मान को यानी बीच में चाहे ऊपर से या नीचे से जो बीच में पड़े उसको मान लिया जाता है ए, तो ए इसको हमने मान लिया। ठीक, तो पहला x माइनस ए यानी पहला x का मान क्या है 50, 50 में 70 घटाओ तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस के 20। ठीक, फिर 50 में नहीं फिर 60 में 70 घटाओ तो बचेगा माइनस का 10, फिर 70 में 70 तो ये 0, फिर 80 में 70 तो ये आ जाएगा 10 प्लस का, और फिर 90 में 70 तो ये आ जाएगा 20। अब अभी थोड़ा हमें थोड़ा लंबा सा नज़र आ रहा है, तो एक कॉलम और निकाल लेंगे, वो होगा यू। यू बराबर होता है D/H। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एच सबके बीच का अंतर देख रहे 10 है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे, डी के मान ये आए हैं, तो पहले अगर माइनस 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर का माइनस का 2, फिर 10 को 10 से ही डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, फिर 0, फिर देखो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, वो भी प्लस का, और 10 को 2 से 20 को 2 से अब डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एच का मान कितना है 10 है। अब अगला कॉलम हम यानी यू और एक्स का करा लेंगे गुणा, नहीं एफ का। ठीक है ना, तो अगला कॉलम लिख देते हैं एफ इंटू यू, तो एफ यू बराबर निकाल लेंगे, तो देखो 2 का 6 में गुणा 3 में गुणा तो माइनस के 2 3 6, अब 1 का 10 में गुणा तो 10 एकम 10 यानी माइनस के 10, फिर
11 का 0 में गुणा तो 0, और फिर 8 का 1 में गुणा तो ये 8, और 3 का 2 में गुणा तो 3 दूना 6। अब देखो गुणा आसान और जोड़ना घटाना भी आसान। ठीक, इधर ये देखो अब क्या करते हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स नहीं, एफ इंटू यू है। ठीक है, सिग्मा एफ यू। एफ यू बराबर कितना आया, जब हमने एफ तक निकाला है ना तो एफ यू लिखा जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लो भाई। देखो 8 6 14, 14 और ये माइनस वाले कितने हुए 16, 16 में 14 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 2। ठीक, ये माइनस का 2 आ गया। और इनको ये जो बारंबार था इसको भी ऐड कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एफ बराबर कितना है, 10 3 13, 13 11 24 8 32 3 35, यानी 35 आ गया। तो अब देखो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होगा, समांतर माध्य पूछा है ना, तो माध्य का है या समांतर माध्य एक ही चीज़ है इसमें, हालांकि माध्य का है तो एक ही हम सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस, जब हम मान यू तक निकाले हैं ना तो ये आएगा हमारा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, और इसमें एच की भी ज़रूरत पड़ी है ना, देखो डी अपान एच यानी तो एच होगा मान। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो, ए का मान कितना था 70, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है -2, अपान सिग्मा एफ का मान है 35 इंटू एच का मान है 10। तो इसको काट लेंगे तो 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया 70। अब देखो 2 का गुणा इसमें -2 में कराएंगे तो -4 होगा, अपान नीचे कितना 7, 7 में डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 70 माइनस, अब इसको डिवाइड करें तो पहले तो भागने है 0, 40 हो गए तो 7 पन्ना 35, फिर 5 बचे तो 7 पन्ना 35, इतना आ गया। तो अब इतने में हम लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, इससे एक हासिल लिया तो ये आ गया 69.45। ठीक, इतना बचेगा और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर इसका अगले जो सवाल बचे हैं लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।